बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची बेहतर के लाहौर ये बहस हो रही है और कहाँ हो रही है? गिलगित बल्तिस्तान में हो रही है, जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। वहाँ पर तस्करा कराची और लाहौर का हो रहा है। सूरत हाल कहाँ ज़्यादा ख़राब है, इस हवाले से पूरी इलेक्शन कैंपेन को असल मौजू बनाया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है? मियाँ नवाज शरीफ को अब तक नाराज़गी क्यों है? क्या मुझे क्यों निकाला के अलावा मियाँ साहब के पास कोई बयानिया मौजूद है, या मियाँ साहब जान के ये सब कुछ करते हैं कि वो उस बयानिए को ज़िंदा रख सकें? इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बजट के बाद सुने वज़ीर ख़जाना कुर्बान होने जाने, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, और आखिर में ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद के मसाइल क्या हैं। क्या अलग सूबा बना देना या अलग कानून साज असम्बली बना देना वहाँ के मसले का हल है? प्रपोज़ल कोई आया है या कोई पुराना प्रपोज़ल ही निकल के मेरे सामने आ गया था? मेरे साथ मौजूद रऊफ़ क्लासा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। क्लासा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ में ज्वाइन किया है मोहसिन बेग साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। बेग साहब, आपका भी शुक्रिया। बेग साहब, ज़रा इब्तिदा आपसे ही करता हूँ, ये फरमाइएगा सर कि मियाँ नवाज शरीफ के पास कोई नया बयानिया नहीं है, मुझे क्यों निकाला के अलावा वो कुछ कहना नहीं चाहते, वो माजी में अटक गए हैं, वो आगे नहीं जाना चाहते। क्या यही उनका इख्तिताम है सियासत का? गिलगित में जहाँ उनको मौजूद होना चाहिए था, बिलावल भुट्टो साहब कैंपेन कर रहे थे, वो एक दिन तकरीर करके जिनेवा चले गए हैं। ज़्यादा हिस्सा आपका मुल्क से बाहर गुजरता है। सर, मियाँ साहब करना क्या चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जी। वो नून लीग के प्रेसिडेंट हैं और इसलिए शायद वो गिलगित बल्तिस्तान उसको बूस्ट देने के लिए गए थे। लेकिन नेचुरली जब आप इलेक्शन में जाएं और आपके पास फ्यूचरिस्टिक कोई प्लान ना हो, तो आप माजी की ही गुफ्तगू करते हैं। इलेक्शन वैसे भी दो तरीके से ही लड़ा जाता है, या तो आप फ्यूचर के प्लान दे दें या आप माजी की अपनी कारकर्दगी बताएं। तो नेचुरली उन्होंने जो भी काम किए उन्होंने वो भी बताया, और फ्यूचर का शायद प्लान नहीं था। लेकिन उसके बाद जो उनकी सेकंड टियर लीडरशिप है, वो तो फ्यूचर के प्लान बता रही है। अब मसला ये आता है, गिलगित हो, गिलगित बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर, इसमें मोस्टली फेडरल गवर्नमेंट जो है वो परवेल कर जाती है। वो अपनी मर्जी की गवर्नमेंट्स बना लेते हैं, और लोगों को ये भी होता है कि ये जो दोनों जगह हैं, एजेके है और गिलगित बल्तिस्तान है, इसमें फेडरल की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा भी होती है, और वो जो फंड्स हैं और वो चीजें हैं, सारे लोग क्योंकि वहीं से कनेक्ट होते हैं, तो लोगों का भी ये ख्याल होता है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी से गवर्नमेंट बनती है तो वो सूटेबल होगी, फंड्स मिल जाएंगे, कोई काम हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में उनके जहन में भी वही था कि जो माजी में उन्होंने काम किए और वो जिस तरीके से उनको उनकी गवर्नमेंट खत्म की गई, वो शायद अभी उस फेज से निकले नहीं है। तो उसी को रिपीट करते हैं, और रेपुटेशन जो है वो सियासत के लिए अच्छी नहीं होती। तो सर, ये बुजुर्गी की वजह से रिपीट करते हैं या वो करना ही ये चाहते हैं? नहीं, एज का मसला नहीं है, लेकिन वो शायद वो जो मसाइल थे उससे वो शायद निकल नहीं पाए। उस तकलीफ से निकाला तो शायद उनको गलत ही गया था, लेकिन वो बाज़ औक़ात आप एडजस्ट नहीं कर पाते। वो अपना जो भी उनके उस वक्त के प्लान होंगे, वो समझते हैं कि मैं पाकिस्तान को एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहा था, तो वो सारी चीजें वो अपने जहन से नहीं निकाल सके। तो अब वो प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है उसमें शायद इतने इन्वॉल्व नहीं है, वरना तो आज भी गवर्नमेंट उन्हीं की है। वो अगर चाहते तो आज भी वो जो अधूरे प्लान्स थे उनको कंप्लीट कर सकते थे और करवा सकते थे। या अपनी जो पंजाब की गवर्नमेंट है उनकी साहबजादी है वहां पे, तो लेकिन वो उस तरीके से पंजाब में भी जो है वो अपनी पार्टी को उस तरीके से मुनज़्ज़म या उसकी असर नो तंजीम साजी नहीं हो सकी जैसे कि होनी चाहिए। गवर्नमेंट में आने के बाद लोग अमूमन अपनी पार्टी को या पार्टी के लोगों को या अहदेदारों को जो जीते या हारे हुए हैं उनको मुनज़्ज़म नहीं करते, तो वही हाल है। अदरवाइज तो पार्टी को मुनज़्ज़म रखने के लिए उनको पंजाब में भी कोशिश करनी चाहिए थी, जहाँ पे उनकी अपनी गवर्नमेंट। ठीक ठीक, तो ख्याल में वो फिजिकली उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ठीक हो गया सर। मैं ज़रा क्लासा साहब की तरफ ये वो चक्कर लगा के वापस आपके पास आता हूँ। क्लासा साहब, कराची और लाहौर का मवाजना हो रहा है, ये कराची और लाहौर के लोगों के लिए अच्छा है कि उनका मवाजना किसी और इलाके में जाके दिया जाता है कि आपको कराची चाहिए कि लाहौर चाहिए? हो सकता है इस तरह कराची थोड़ा बेहतर हो जाए। मुझे तो ये हो पैदा हुई थी कि जब मवाजना होगा, बिलावल साहब को शर्मिंदगी होगी किसी जगह पे, या उनको कहीं लगेगा कि यार ये मवाजने के अंदर वो थोड़ा सा डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो शायद कराची के हालात बेहतर हो जाए। आपको क्या लगता है सर? ये बड़ा एक अहम सवाल आपने किया है कि क्या इस मुल्क की आबादी जिसकी 25 करोड़ है
और इसके कोई 140 कुछ 46 अजला हैं अगर मैं गलत नहीं कह रहा। उसमें से सिर्फ 2 शहर या 2 अजला कह लें चले, कराची में तो ज़्यादा अजला हैं, शहर में शायद 4 हैं, लाहौर तो एक ही ज़िला है। आप सिर्फ 5 अजला को रोल मॉडल के तौर पर पेश करें, 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने इस मुल्क पे, अगर आप देखें उनकी भुट्टो साहब की पार्टी को देखें तो 55-56 साल हो गए मेरा ख्याल है, इससे भी ज़्यादा हो गए हैं शायद। इसी तरह नवाज शरीफ साहब 40 साल से, इनको ज़्यादा हो गए। तो इनको दिखाने के लिए 2 शहर बचे हैं, एक के पास कराची है, दूसरे के पास लाहौर है। मतलब ये ज़रा उनकी आप वो देखें कि आप उनको गिलगित के लोगों को क्या दिखा रहे हैं। एक कह रहे हैं यहाँ पंजाब में 1983-84 से हम हुक्मरानी कर रहे हैं, हमारे पास दिखाने को लाहौर है, और जिसकी आबादी 12 करोड़ है उसकी, और मेरा ख्याल 40 से ज़्यादा अजला हैं, एक ज़िला निकला है पूरे पंजाब में से, उसमें से 12 करोड़ में से, वो देख लें, वो बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा है जी। वो कहते हैं जनाब हम यहाँ से 1971-72 से हम हुकूमत कर रहे हैं, तकरीबन कराची हमारे पास ही रहा है, बाद में ठीक है दरमियान में और हुकूमतें मार्शला भी हैं, लेकिन अभी देख लें 17 साल से तो ज़्यादा होने वाले हैं मेरा ख्याल है, उन्हीं के पास ही है। वो कहते कराची देख लें, कोई सिंध के कोई ज़िले की मिसाल नहीं दे रहा, अभी सांगड़ देख लें, कोई जनाब वहाँ पे कोई हैदराबाद की बात नहीं कर रहा, कोई वहाँ पे उमरकोट की बात नहीं कर रहा, और कोई सखर की बात नहीं कर रहा। वो कहते कराची देख लें, और कराची के लोगों से पूछें, आप खुद कराची बैठे हैं, वो धाड़े मार के रोते हैं, वो कहते हैं खुदा के लिए कोई हमारे रोज़ लोग जो भी कराची का मिलता है वो आपको रोता हुआ मिलता है। ये तो उसमें 2 चीज़ें होंगी। हो सकता है रोना नेचर बन गया हो कराची के लोगों के, आपके पास जो बात लोग ही बुरे हो, मे भी मतलब आप, अच्छा आपको याद होगा जब 2000 मेरा ख्याल है 16-17 की बात, इलेक्शन था, इलेक्शन कैंपेन हो रही थी, नवाज शरीफ साहब राजनपुर गए थे, उनकी बड़ी मशहूर ज़माना तकरीर थी, उसमें उन्होंने राजनपुर के लोगों को कहा था कि अगर आपने तरक्की देखनी तो लाहौर जाके देखें, ज़रा अंदाज़ा करें ज़रा। राजनपुर में खड़े हुए हैं जो पंजाब का हिस्सा है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आपने तरक्की देखनी है तो लाहौर जाके देखें कि हमने कैसे लाहौर को डेवलप कर दिया। लोग उन्हें तालियां मारी, बादशाह हमारी साइड के लोग नच नच के उल्टे हो गए कि वाह 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 जी मियाँ साहब क्या बात की, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या हुआ सर, उन्होंने अपना नहीं कहा कि हमारी क्या हालत है, हमारे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, हमारे क्या मसाइल है। उन्होंने कहा हमारे भूल जाए, लाहौर तरक्की करके बस काफ़ी है, पंजाब तरक्की कर गया, हम जीत गए, हमारा पहलवान जीत गया है। उसका नतीजा क्या निकला सर, जब आप लाहौर कराची की बात करते हैं सिर्फ, कि हमारे जैसे जो देहाती लोग थे, कोई मुजफ्फरगढ़ से, कोई लिया से, कोई रहीम यार खां, सादकाबाद, लोधरा, वहाँ से ये खानेवाल, जो भी गरीब गुरबा बेचारे हमारे जैसे थे, उन्हें पता चला भाई लाहौर तो तरक्की कर गया है, भाई बसेस भी आ गई हैं और ट्रेन भी आ गई है, रोड भी अच्छे हैं, खूबसूरत सारी चीज़। उन्होंने बोरा बिस्तरे उठाए, खोते रहने पकड़े, सारे लाहौर पहुँच गए सर, लाहौर फट गया आपका। आबादी का हाल देख लें, अब मैनेज नहीं हो रही आपसे चीज़ें। जब आप पूरे सूबे को डेवलप नहीं करेंगे, हर ज़िले में आप ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, वहाँ पे मतलब है राजनपुर में खड़े होकर कहेंगे जाएँ जी लाहौर को देख रहे, तो फिर लाहौर देखने जाएंगे, लाहौर फटेगा, बेचारे आपकी आबादियाँ बढ़ गई, जो पहले लोग रहते थे तंग हो रहे हैं। सेम गोज़ फॉर कराची, कि कराची के साथ क्या असर हुआ है कि कराची की इतनी कैपेसिटी थी, जितने लोग पूरे मुल्क से चले गए हैं, हम रोते तो हैं, लेकिन आपने उनको रोकने के लिए आपने क्या रोकना कैसे था, ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकते आप। आपने उनके इलाकों में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ करनी थी, उनको फंड देने थे, उनको पैसा देना। एनएफसी से पैसे सारे ले जाते हैं, ओवर आवर डेड बॉडी, एनएफसी से 1 रुपया नहीं कटने देंगे, लेकिन पीएफसी के लिए 1 रुपया नहीं देते इजला को। सो आपका जो मॉडल है ना लाहौर कराची वाली है, इंतहा डिजास्टर मॉडल है, बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये बाई नहीं करना चाहिए। गिलगित को गिलगित रहने दें सर, जो उसकी खूबसूरती उसी में है, जो मकामी लोगों का कल्चर है, उनकी खूबसूरती है, उनकी रिवायात हैं, उनकी उसी में रहते हुए कोई तरक्की कर सकते हैं तो करवा दें। ये ना कहें लाहौर कराची या कोई इतने बड़े मॉडल नहीं है आपके, इतने बड़े बड़े सूबों में से 2 आपने ज़िले निकाल के दे दिए, बाकी सूबे के साथ जो भी हशर हो रहा हो वो हो रहा है। ये कोई साहब जरा मियाँ साहब के ऊपर भी तबसरा कर दें। मियाँ साहब, मोहसिन बेग साहब तो कहते हैं कि सदमा इतना बड़ा है कि वो उससे निकल नहीं पा रहे, तो सियासत में सदमा लगा के बैठे रहना सर, ये कौन सा तरीक़ेकार है? फिर हम इमरान खान से किस बात का शिकवा करते हैं? वो भी तो सदमा ही लगा के बैठा है कि वो तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे निकाला तो एटम बम भी चला दो अब। मैं थोड़ा सा, मोहसिन बेग साहब मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों को समझते भी हैं, इंसाइडर भी हैं, इनको बहुत सारी पॉलिटिक्स में उन इश्यूज़ की सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे इंसाइट भी होते हैं इनके पास, आई नो दैट। लेकिन मैं हम्बली थोड़ा सा इस पे मैं डिफ़र करूँगा। मियाँ साहब का ये जो है ना कि वो सदमे में है, मियाँ साहब बिल्कुल सदमे में नहीं है। आई विल कॉल इट सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिंग, इसको पॉलिटिकल एक्टिंग कहूँगा, इसी में उनको फ़ायदा है। आप मुझे बताएं कि जरदारी साहब खुद को समझते हैं जनाब कि हम अकेला जरदारी साहब पे भारी। अब जरदारी साहब की और मियाँ साहब में एक हमेशा से कोशिश रही है कि हमारे जीते जी हम अपने पॉलिटिकल डेंसिटीज़ जो है ना अपने बच्चों को शिफ्ट करके जाएं।
कि मरियम नवाज साहबा को मैं इंडक्ट करके जो डिस्पाइट ऑल अपोजिशन फ्रॉम शहबाज शरीफ साहब कैंप, हमजा शहबाज शरीफ साहब के, अच्छा उनकी जरदारी साहब अभी तक लड़ रहे हैं। जो 28वीं तरमीम पे जो लड़ाई जारी है वो इसी चीज़ पे जारी है कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाते हैं तो हम 28वीं तरमीम सपोर्ट करना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि मेरे जीते जी बिलावल वज़ीर आज़म बन जाए, अभी वो ख्वाब है उनका। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को देखें, इनको क्या कुछ मिला है जो कहते हैं कि वो सदमे में है या मुश्किल में है। मियाँ साहब आपको याद होगा इलेक्शन से पहले ये अब्सकॉन्डर थे सर, ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गए हुए थे जो उन्होंने दिया था शहबाज शरीफ साहब ने। वापस आए सर, उनको एयरपोर्ट पे नादरा किया, वहाँ पे बायोमेट्रिक हुई, उसके बाद खुद वही नायब जिसने 3 साल पहले सजाएं दिलवाई थी अदालतों में गया, माफिया मांगी, केसेस विड्रा कराए, उनको क्लियर करवाया, इलेक्शन लड़वाया सर। ज़रा देखते हैं कि जिनको सदमा है कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। फिर उनका पंजाब में जैसे तैसे, ये तो घर जाके बैठ गए थे कि हम इलेक्शन हार गए हैं। दोबारा 3 दिन बाद वापस आए, मरियम नवाज साहबा ये वज़ीर आला बनी, उनके भाई साहब जो हैं वज़ीर आज़म बन गए, पूरी फीमेल नवाज जो है वो इस वक्त वो कैबिनेट है। कैबिनेट में 4 साल से पहले PDM को मिला है, 2 साल ये मिला, 4 साल से हुकूमत कर रहे हैं। अपनी बेटी भी वज़ीर आला बन गई। पूरा पंजाब एक तरह का पाकिस्तान है, 12 करोड़ का सूबा है। ठीक है। अपने केसेस खत्म हो गए, इसाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, समती बन गए, उन पे केसेस खत्म हो गए, सूबा उनके पास, हुकूमत उनके पास। और इसके बावजूद मियाँ साहब कहते हैं देखें मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाया, तो मैं तो फिर हमदर्दी कर सकता हूँ। ये एक पॉलिटिकल, इनको ना ये नैरेटिव सूट करता है। अभी भी नवाज लीग का फॉलोअर मिलेगा, नहीं जी बड़ी जाती होगी, मियाँ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया। तो मियाँ साहब की बेटी जो ये वज़ीर आला बनी है, उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर काम हुआ है कि उनकी लेगेसी ट्रांसफ़र हो गई है। अब कल को वो आगे की ये उम्मीदवार होंगी, तो जरदारी साहब ये काम नहीं करा सकते, अभी तक नहीं करा सके वो कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाएं, बिलावल को आगे लेकर आएँ। सो मियाँ साहब की मैं तो इसको पॉलिटिकल एक्टिंग कहूँगा सर। ये सारा ये नैरेटिव उनको सूट करते, मजलूम भी बने रहो, केसेस भी खत्म हो गए, बेटी भी वज़ीर आला बन गई, भाई वज़ीर आज़म बन गया, समती डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, बादशाह पूरे का पूरी हुकूमत भी है, लाश पाश भी हो रही है, हम मजलूम भी हैं, हमारे साथ जुल्म भी हो गया। ये तो फिर अब ये नैरेटिव हर कोई तो नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बेग साहब, बजट जो है वो 5 को पहले आना था, आज है 5, अब जो है वो सुने 10 को आ रहा है। कोई इख्तलाफ भी सुनने में आ रहा है कि डार साहब का और औरंगज़ेब साहब का इख्तलाफ है आपस में। औरंगज़ेब साहब की नौकरी भी सुना है कि कोई ख़तरे के अंदर है। तो क्या खबरें हैं सर ऐवान इक़्तिदार से बजट के हवाले से स्पेसिफिक? बेसिकली मेरे ख्याल में बजट शायद मंडे को 8 तारीख को पेश हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें थी जिसमें नए टैक्सेस थे। नेचुरली इस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, बिजनेस की और बिजनेसमैनों की, तो वो टैक्स जो तजवीज़ किए गए वो 612 अरब के थे, अभी शायद कम करके 200 अरब के हैं। वो भी शायद नया टैक्स कोई भी ना लगे। तो उसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल में रद्द-बदल की है। बेसिकली इन्होंने एक अलहदा से एक कमेटी बनाई थी और उसी की तजवीज़ के ऊपर ये सारा काम हुआ और मेरे ख्याल में मंडे को 8 तारीख को शायद बजट पेश होगा। सर बजट के बाद कोई कुर्बानी भी देख रहे हैं आप बजट को लेते हुए फाइनेंस डिवीजन में? देखिए, मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ कि जो IMF के साथ नेगोशिएटिंग टीम है हमारी फाइनेंस की, उसको तब्दील होना चाहिए। और ये जो IMF की मनोमन जो सारी डायरेक्शंस मानी जा रही हैं, उसने हमारे डोमेस्टिक बिजनेस को ख़त्म करके रख दिया है और हमारी जो ग्रोथ है वो हो ही नहीं सकी। तो नेचुरली कुछ लोग हैं जो मेरे ख्याल में शायद IMF के पेरोल पे हैं या क्या है, अपनी समझ से बाहर है कि ऐसा आप अपने मुल्क के साथ नहीं करते, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लाते जिससे आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाए, जिससे आपके बिजनेसमैन बेचारे भाग जाएं इस मुल्क से। और वो आपके सामने कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसका प्रूफ नहीं है। आपने अभी थोड़े दिन पहले बिजनेसमैनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, उनके पास सारा डेटा था कितनी इंडस्ट्री बंद हुई है और इतनी हैवी टैक्सेशन जो है वो ग्रोथ को मार देती है। तो कुर्बानी तो पहले होनी चाहिए थी, अगर बजट के बाद भी हो तो बहुत अच्छा है। ठीक हो गया, कुर्बानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी महीना भी कुर्बानी का ही है। क्लासा साहब, ये जो कुर्बानी का तस्करा एक आता है फाइनेंस में, कोई भी गवर्नमेंट हो 2-2, 3-3 साल बाद कुर्बानी आती है। मिफ्ता आ गया, इसाक डार आ गया, इसाक डार आ गया, मिफ्ता आ गया, उसके बाद असद उमर साहब आ गए, असद उमर साहब चले गए तो जो है वो एक बैंकर आ गया, बैंकर चला गया तो फिर दूसरा बैंकर आ गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। ये
हम अपनी जो खामियां हैं अपनी मईशत की, उन सारों को चेहरों की तब्दीली के पीछे छुपाते हैं, या हकीकी तौर पर कोई पॉलिसियाँ ऐसी आ जाती हैं किसी फाइनेंस मिनिस्टर की कि वो तबाही और बर्बादी का सबब बनती हैं? ये है क्या क्लासा साहब? ये बड़े अहम नुक्ते हैं जो आपने उठाए हैं। इसमें दो चार चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि इसहाक डार साहब जब भी नवाज लीग की हुकूमत आती है, इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपना प्रिविलेज समझते हैं कि ये मेरे पास होनी चाहिए। ये उनका कोई पहली दफ़ा कोई औरंगज़ेब साहब से या इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। माजी में अगर आप देखें कि सरताज अजीज़ साहब के साथ मसला, सरताज अजीज़ साहब फाइनेंस के बंदे थे, उनका फॉरेन ऑफिस में क्या काम था? उनको फॉरेन ऑफिस में एडजस्ट किया गया। डार साहब कामर्स में थे, वहाँ से इधर आ गए थे। ऐसे हफीज़ पाशा साहब थे, ये पिछली हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, ये 97 99 की बात कर रहा हूँ मैं। तो हफीज़ पाशा साहब है, उनके साथ भी इनकी इसी तरह की कंट्रोवर्सीज चल रही। फिर आपने जैसे कहा मिफ्ता इस्माइल साहब है, उनको भी इन्होंने हटवाया। औरंगजेब साहब है, अब उनके साथ भी साफ ज़ाहिर है उसमें प्रॉब्लम चल रहे हैं। सो लेकिन सर पीटीआई के अंदर तो डार साहब नहीं थे ना, मेरे पास रहनी चाहिए। क्लासा साहब पीटीआई में तो डार साहब नहीं थे ना, असद उमर गए, उसके बाद शौकत तरीन आ गए। हम शौकत तरीन को भी गंदा वंदा कह दिया। अच्छा, एक बड़ी नहीं वो खैर शौकत तरीन तो शुक्र करें कि वो किसी और मुल्क में नहीं थे जो उन्होंने हरकतें की थी, जो उन्होंने फ़ोन कॉल्स उनकी पकड़ी गई थी, जो मोहसिन लगारी साहब को कर रहे थे, तमूल झगड़ा साहब को कर रहे थे IMF से रिलेटेड। अंदाज़ा करें बात दूसरी साइड पे चली जाएगी। इस मुल्क के साथ इस एलीट ने क्या किया है? इस मुल्क ने सब कुछ दिया इन लोगों को, बैंक दिए हैं, पैसा दिया है, इज़्ज़त दी है, वजारतें दी हैं, लेकिन ये सारे इस मुल्क के खिलाफ साजिशें ज़रा देखें जिस तरीके की कर रहे थे मसूफ़ कि IMF को आपने ये करना है कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज ना करे ताकि मुल्क कोलैप्स करे और यहाँ पे अनार्की और सिविल वार हो। ये फ़ोन पकड़े गए थे सर, आपको याद होगा, उनकी कॉल सर तो इसका आई ट्रीजन पे इमरान खान साहब पे होना चाहिए ना, कि जिनकी क़यादत में सब कुछ हो रहा था। क्लासा साहब नहीं सर, ओहो सर, बात सवाल ये है कि फ़ोन कॉल्स किसकी पकड़ी गई थी? इमरान खान साहब को मैं इसलिए थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देने को तैयार हूँ थोड़ा सा, कि खान साहब फाइनेंस के बंदे नहीं थे। हो सकते हो IMF ना समझते हो, इम्प्लीकेशन ना समझते हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी। क्लासा साहब ना एंज नहीं, क्लासा साहब ऐसे नहीं प्लीज सर, सुन लेना सर, आप एक वज़ीर आज़म को कह रहे हैं कि इतना सादा था, मैं तो कोई गैर पार्लियामानी लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, इतना सादा था कि उसको ये नहीं पता था कि IMF के कॉल करने से क्या होता है। सर मैं कुछ और कह रहा हूँ। बाज़ दफ़ा आपका प्राइम मिनिस्टर अगर कोई गलत बात कह रहा है, गलत फैसला कर रहा है, तो ये एडवाइज़र किस लिए रखे जाते हैं? कैबिनेट किस लिए रखी जाती है? वज़ीर किस लिए रखे जाते हैं? कि आपको अपने वज़ीर आज़म बादशाह को बताना होता है कि सर ये फैसला ठीक नहीं है, गलत है। और फिर भी अगर वो स्ट्रेस करे कि नहीं ये करना है, फिर उस वज़ीर का मुशीर का काम है इनकार कर दे, घर चला जाए। दैट्स माई पॉइंट। अगर खान ने इनको कहा, और कहा उसने अपनी कॉल में भी कहा, ठीक कह रहे हैं, फ़ोन कॉल में कहा था, जब उन्होंने आगे से उन्होंने मोहसिन लगारी साहब ने कहा कि सर ये तो रियासत के लिए ये मसला बन जाएगा। उन्होंने कहा हाँ जी होगा तो सही, लेकिन क्या करें, चेयरमैन साहब कह रहे हैं, रेफरेंस टू इमरान खान। ये काम ये शौकत तरीन साहब का था कि प्राइम मिनिस्टर को इनकार करते, समझाते, अगर ना मानते तो वो निकल जाते कि सॉरी साहब मैं इस मुल्क के खिलाफ इन साजिशों का हिस्सा नहीं बनूंगा। आज वो आप उनके काम देखें, फाइनेंस मिनिस्टर इस मुल्क का जो है वो आपको डिफॉल्ट कराने के लिए कॉलें करवा रहा है, वो आपको अनार्की कराने के लिए, सिविल वार के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये तो शुक्र करें ये ईरान में होते, नॉर्थ कोरिया में होते, चाइना में होते, ये रशिया में होते, और किसी इस कुछ सऊदी अरब, किसी मिडल ईस्ट के मुल्क में होते। ज़रा तस्वर कर लें, या अब तक लटके हुए होते कहीं पे। ये तो पाकिस्तानी लीड है, यहाँ पे आए ताजर है, बिजनेसमैन है, यार दोस्त है, शौकत तरीन को निकाल के ले गए, FIR थी, किधर गई, कहाँ की गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती रही इस मुल्क के खिलाफ, इतने बड़े बड़े लोग करते होते। नो कमिंग टू द पॉइंट, जो बात आप कह रहे हैं, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है, हमेशा बैंकर को बनाया गया वजीर खजाना। बैंकर को क्या पता होता है? मतलब ये शौकत अजीज़ है, शौकत तरीन है, अब औरंगजेब साहब आ गए, और बैंकर जो है वो डिपॉजिट जमा करना जाने, उसको इकानमी का मतलब क्या पता हो सकता है? उसने एक बैंक चलाया हुआ है ना, बैंक चलाने में, मुल्क चलाने में, इकानमी में बड़ा फर्क है। अब ये बैंकर क्यों लाते हैं? सवाल आपका ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में बैंकर को वजीर खजाना क्यों लाया जाता है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने चलना होता है कर्जे पे। इन्होंने जाके इस वक्त 1000 बिलियन 1200 अरब, बल्कि ये मुझे अनुषा रहमान साहबा ने ये एग्जैक्ट फिगर बताया ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, 1200 बिलियन पाकिस्तानी महकमों का इस वक्त बैंक, ये प्राइवेट बैंकों के पास पड़ा हुआ है डिपॉजिट में 1200 अरब, और मोस्टली करंट अकाउंट में है। यही फाइनेंस मिनिस्ट्री जाती है जब इनको पैसे चाहिए होते हैं, ये उन बैंकों से कमर्शियल कर्जे लेती है जिनके पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है, सबसे बड़ा बोरोवर, और फिर उस पे कमर्शियल लोन
अच्छा ये है, ये ज्यादा अपना पैसा रखो, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो अपने पास ये स्टेट बैंक में, नेशनल बैंक में नहीं रख रहे गए, ये उन प्राइवेट बैंकों में रखते हैं। प्राइवेट बैंक इनको उन्हीं पे कर्जा देते हैं और ये मार्कअप देते हैं बिलियंस ऑफ रुपीस के। सो जो बैंकर ले जाते हैं सर, ये सारे के सारे, ये मोस्टली इनका काम है कि आपने कर्जा लेना है, लोन लेना है, बैंकों के पेट भरने। आप क्या समझते हो, उसने इनको कहा गया वहाँ पे सेनेट ये फाइनेंस कमेटी में औरंगजेब साहब को कि ये पैसा निकालें, सारा 1200 बिलियन रुपीस पड़ा हुआ है, आप स्टेट बैंक में रखें या आप फाइनेंस आप नेशनल बैंक में रखें, आप जितने भारी उनको वो दे रहे हैं अरबों रुपए के, आप वो हमने 3500 बिलियन रुपीस सूद देना है इस साल, लास्ट ईयर जो अभी साल आपका खत्म, 3500 अरब सूद है, सिर्फ सूद ये बैंकों को जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जिनसे आपने कर्जे लिए हुए हैं। औरंगजेब साहब कभी भी बैंकों से पैसा नहीं निकलवाएंगे, क्योंकि इन्हीं औरंगजेब साहब ने काल को बैंक में जाना है, इन्होंने उन्हीं बैंकर से नौकरियां लेनी है, उन्हीं के जॉब करने हैं। सो ये जो आपने डिपॉजिट करने वाला बंदा ले आते हैं, शौकत अजीज ले हैं, शौकत तरीन ले हैं, औरंगजेब ले हैं, मतलब औरंगजेब साहब ले हैं, इनका काम जो मुझे अभी बड़ी अच्छी बात की इन्होंने मोहसिन साहब ने कि ये मुल्क आपने आईएमएफ की शरायत पे चला, आईएमएफ को कोई हर बात पे सर मैं कमेटीज में डेली जाता हूं, हर कमेटी में यकीन करेंगे जो भी ये एंटी पीपल ये स्टेप ले रहे होते हैं 100% ये आईएमएफ ने कहा है, हमें आईएमएफ ने कहा है। और कभी अच्छा ये जो मेम्बरान ये कवर भी तो सकता है ना छुपने के लिए, ये भी नहीं पूछते कि हमें दिखाएं जरा, मैं वो कवर अप की कह रहा हूं, कभी मेम्बरान भी नहीं पूछते कमेटी कभी किधर कहा है, हमें लिखे थे इधर लेकर आए, अच्छा वो कह देते वो सुन लेते हैं। और भाई हर चीज अगर आईएमएफ ने आपको कहने, जैसे मुल्क का बेड़ा आपने मतलब इकोनॉमी का आपने वो कर दिया, इतने मैं एक बड़ा अहम नुक्ता आया खिलासा साहब आपकी गुफ्तगू से, मैं चाहता बेग साहब से जरा उस पर कमेंट ले लूं तो फिर इख्तिताम आपसे करता। बेग साहब, ये बैंकर क्यों हमारा वजीर खजाना होता है, ये क्या उसके पास डिपॉजिट ज्यादा पैसे तो लोग उसको उधार देते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं कि वो बड़ा सिस्टम के तहत चलने वाला है, या इलीट को जो है सपोर्ट करती है, ये रीजन क्या है सर? बेसिकली अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट नहीं है, और जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं वो समझते हैं कि जी बैंकर इकोनॉमी को समझता है, हालांकि टोटली क्लासरा साहब ने सही कहा कि बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट में बहुत फर्क है, और दे हैव नो क्लू कि इकोनॉमी को और ग्रोथ को और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कैसे आपने बिजनेस वायबल बनाना है। तो एक रवायत सी चल पड़ी है कि बैंकर्स जो हैं वो बैंकर, आप देखिए अभी रिसेंट 2-3 साल में हमारे जो पाकिस्तानी बैंक है इन्होंने बिलियंस एंड ट्रिलियंस में प्रॉफिट कमाया है, और इन्होंने प्राइवेट लेंडर्स को बिल्कुल पैसे नहीं दिए, बिजनेस कम्युनिटी को लोन नहीं दिए, सिर्फ गवर्नमेंट को लोन देके वहां से इन्होंने बिलियंस, आप इनकी बैलेंस शीट चेक करें सब बैंक्स की तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इन बैंकों ने क्या पैसे कमाए और कमा रहे हैं अभी भी। और अभी भी ये किसी बिजनेसमैन को लोन इसलिए नहीं दे रहे, अगर देखें पूरी दुनिया में जो बिजनेसेस हैं वो लोन और उसके ऊपर ग्रोथ करते हैं इंडस्ट्री वाले। तो मकसद ये है कि जब आपको फिक्स गवर्नमेंट से इतना प्रॉफिट मिल जाए तो आपने क्यों मार्केट में किसी को लोन देना है, और उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री बैठ रही है और बैठ गई हुई। तो मकसद ये है कि ये तो हमारे डिसीजन मेकर्स को सोचना चाहिए कि ये बैंकर्स कभी भी क्योंकि ये अवाम की फेवर और अवाम के हक में डिसीजन नहीं करते। और ये अभी रिसेंटली आपको पता है कि ये 5 मरला घर के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा कि जी इनको 1 करोड़ रुपया लोन दें, हाउसिंग सेक्टर को थोड़ा सा फायदा हो, और ये जो गरीब लोग हैं उनको फायदा हो। तो ये उस हक में नहीं थे, ये किसी को बैंकर तो आपको पता है गरीब आदमी को कुर्सी नहीं देता, तो लोग तो बड़ी दूर की बात है। नाज़रीन आज के लिए इतने याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।